करेंगे सबसे पहले अहम खबर के साथ। आज शाम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री के साथ बैठक करने वाली हैं। इस बैठक में मौजूदा आर्थिक हालात पर गहन चर्चा भी हो सकती है, लेकिन चलिए विस्तार से इसकी डिटेल्स लेते हैं। हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण, ये बताएं कि जो अहम बैठक होने वाली है इसका मेन एजेंडा क्या होगा? दरअसल ये बैठक प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री की आज शाम 6:30 बजे होनी है और इस बैठक में मुख्य तौर पर दो मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। पहला तो यह है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने जो सारे कदम उठाए थे उसका जमीन पर अब तक कितना अमल हुआ है। दरअसल आपको याद होगा कि 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का सरकार ने ऐलान किया था, आत्मनिर्भर भारत उसका नाम दिया था, और उस ऐलान के बाद हर 15 दिन में वित्त मंत्री सभी मंत्रालयों के साथ, सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा करती रहती हैं कि आखिर कहां-कहां अमल हो रहा है, कहां-कहां दिक्कतें हो रही हैं। अब जाकर अंतिम समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री के साथ होने वाली इस बैठक में होगा और फिर यह देखा जाएगा कि आत्मनिर्भर भारत में जो चीजें ऐलान की गई थी उनमें से कौन-कौन से ऐलान ऐसे हैं या फिर कदम ऐसे हैं जिसको आगे भी जारी रखने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर इमरजेंसी क्रेडिट विंडो सरकार ने ऐलान किया था, तो संभावना यह जताई जा रही है कि उसके अगले चरण को भी जारी रखा जा सकता है अगले चरण में। इसी तरीके से सोशल वेलफेयर से जुड़े हुए कई सारे ऐलान किए गए थे, तो कुछ को सरकार आगे भी जारी रखने का ऐलान कर सकती है। तो इसकी संभावना कितनी है, इस पर इस बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। दूसरा, माना यह जा रहा है कि ऐसे वक्त पे जब चर्चा लगभग सरेआम है कि सरकार दूसरे किस्त के राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है, तो उसकी संभावना कहां-कहां किस-किस क्षेत्र में दूसरे चरण के राहत पैकेज में ऐलान किए जा सकते हैं, इस पर भी इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था में अब तक जो सरकार ने कदम उठाए हैं उससे कितना असर पड़ा है और क्या कदम उठाने की जरूरत है, ये दो फोकस रहेगा आज की बैठक का। ऑलराइट, तो ये एजेंडा होने वाला है इस अहम बैठक का। शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं दूसरी अहम खबर की ओर। चीन की आक्रामक नीतियों पर नकेल कसने के लिए अब भारत और अमेरिका मिलकर काम करेंगे। ये बात भारत अमेरिका 2+2 डायलॉग के तहत साझा बयान में कही गई और आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो के बीच वार्ता भी हुई है। एजेंडे पर सबसे प्रमुख था बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑफ जियोस्पेशियल कॉर्पोरेशन, और इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका रक्षा के लिए अहम जानकारियां आपस में शेयर करेंगे। इसमें जमीन पर और अंतरिक्ष से ली गई खुफिया जानकारियां भी साझा की जाएंगी और इसके अलावा भी दोनों देशों के बीच सहयोग के कई मुद्दों पर विस्तार से बात हुई है। मंत्रियों के बीच बैठक के बाद साझा बयान भी जारी किया गया है। साझा बयान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि दोनों देश मौजूदा चुनौतियों के अलावा क्षमता बढ़ाने पर काम करना चाहते हैं। We consider the major challenges we face, the need for quick economic recovery and growth, prevention of the pandemic rebuild, the global supply chains and related issues receive obvious priority in our discussions. We also explored probable capacity building and other joint cooperation activities in third countries, including our neighborhood and beyond. अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने आज वॉर मेमोरियल जाकर गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक नहीं है। चीन के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। We visited the National War Memorial to honor the brave men and women of the Indian Armed Forces who have sacrificed for the world's largest democracy, including 20 that were killed by the PLA forces in the Galwan Valley in June. The United States will stand with the people of India as they confront threats to their sovereignty and to their liberty. Our leaders and our citizens see with increasing clarity that the CCP is no friend to democracy, the rule of law, transparency, nor to freedom of navigation, the foundation of a free and open and prosperous Indo-Pacific. भारत के विदेश मंत्री ने बताया कि दोनों देश सीमा पार आतंकवाद से निपटने में सहयोग करेंगे। बातचीत में कई दूसरे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। A multipolar world must have a multipolar Asia as its basis. Discussions also covered developments in our neighboring countries. We made clear that cross-border terrorism is completely unacceptable.
वहीं चीन को एक खतरा बताते हुए अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ है और हिंद प्रशांत क्षेत्र सबके लिए है। The defense ties between our two nations remain a key pillar of our overall bilateral relationship. Based on our shared values and common interests, we stand shoulder to shoulder in support of a free and open Indo-Pacific for all, particularly in light of increasing aggression and destabilizing activities by China, and discussed opportunities to expand our regional security cooperation, military-to-military interactions, and defense trade relationship. चलिए तो इस 2+2 डायलॉग वार्ता पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका अशोक जी CNBC आवाज पे। साफ तौर से जिस तरह से हमने देखा कि भारत और अमेरिका की ये जो नजदीकी डायलॉग के थ्रू हमें समझ में आ रही है, चीन को सीधा सीधा क्या मैसेज आता है इससे, ये हमें समझाएं। सबसे पहले देखिए, इसकी जो 2+2 है, इसकी शुरुआत तो 3 साल पहले हुई थी और वो भी हुआ था बेसिकली जो भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों साथ मिलकर करेंगे, तो इसको जो है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक डायलॉग ये बनेगा। और इसका सीधा मुद्दा था, सीधा वार है, सीधा अगर कोई संकेत जाना है तो ये चीन को है, क्योंकि चीन की बहुत ज्यादा जो विस्तारवादी नीति है, अभी तो हमने देखा है इस साल तो भारत के विरुद्ध भी हुई है, बिल्कुल खुलकर सामने आई है, परंतु इससे पहले चाहे साउथ चाइना सी में हो या इंडियन ओशन में हो या और सब जगह भी हो, तो उसकी विस्तारवादी नीति बहुत एकदम साफ सामने आ रही थी। तो उसको अगर हमने उसको हमें पीछे करना है, तो इसीलिए भारत और अमेरिका का साथ आना बहुत ही जरूरी था। और ये अब बहुत ही कड़ा संदेश जाता है, एक तो स्पेसिफिक कॉन्क्रीट टर्म्स में, क्योंकि हमने एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण बेका अग्रीमेंट साइन किया है, जिससे कि भारत जो भी स्पेशल इमेजिंग है, जो भी सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, सैटेलाइट इमेजरी है, उसको सब वो ले सकेगा और देख सकेगा जो हमारे दुश्मन की कहाँ पर, चाहे वो चीन हो चाहे वो पाकिस्तान हो, उनकी सेनाएं कहाँ पर नियुक्त हैं, कहाँ पर वो काम कर रही हैं। और दूसरी बात है, एक बहुत बड़ा कड़ा संदेश जाता है चीन को, स्पेशली जो इस पेंडेमिक के समय, जबकि सभी लोग जो भी बातचीत कर रहे हैं वो बातचीत कर रहे हैं इससे वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, परंतु अमेरिका के 2 शीर्ष नेताओं को आना भारत में फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन के लिए, और उसके साथ साथ जब इलेक्शन करीब 1 सप्ताह बाद में होने वाला है, तो इससे बड़ा कड़ा संदेश जाता है जो अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को अच्छा करने के लिए बिल्कुल तत्पर है और दोनों देश मिलकर बिल्कुल काफी कड़ा संदेश तो यहाँ पे जा ही रहा है। और सही कहा आपने, इलेक्शन के बिल्कुल 1 सप्ताह पहले। लेकिन यहाँ पर मुझे आपसे ये भी समझना है कि अब चीन किस तरह का रुख अपनाएगा, भारत के प्रति आक्रामक रुख होगा या फिर थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आएगा, क्या कहेंगे आप? नहीं, संभलता हुआ नजर नहीं आ सकता है मेरे विचार से, क्योंकि चीन के सामने और भी चुनौतियां हैं। चीन के सामने चाहे साउथ चाइना सी में हो और जगह पर हो, पर वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसकी अपनी जो आंतरिक अंदरूनी चुनौतियां हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। शी जिनपिंग जो वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उनके विरुद्ध अपने यहाँ पर अंदरूनी तौर पर काफी आवाजें उठ रही हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं, जो कोरोना वायरस जब शुरुआत हुई चीन में, तो उन्होंने उसके साथ ठीक उनका जो उसको डील करने का जो तरीका था वो ठीक नहीं था। वहाँ की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है। तो शी जिनपिंग को कुछ दिखाना है अपने लोगों को, जो भाई वो कुछ अच्छी सफलता ले पाए हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। तो इसमें वो समझते हैं जो भारत के विरुद्ध अगर वो काम करते हैं, भारत उनके चीन के सामने ठहर नहीं पाएगा। यही उनकी उम्मीद थी, उनकी उम्मीद ठीक नहीं रही है। भारत ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, उससे भी ज्यादा जोर से जितना उन्होंने डिप्लॉयमेंट किया है
हमने वैसा ही मिरर डिप्लॉयमेंट अपनी बिल्कुल तरफ मुंह किया तोड़ है। जवाब तो दिया तो है। इसीलिए साथ मैं नहीं ही जिस समझता तरह जो की ये चीन 2+ अभी- डायलॉग बैठक हुई है उसमें भी काफी जोरदार मैसेज जाता हुआ दिखाई दे रहा है चीन को। शुक्रिया समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। तो भारत अमेरिका साझेदारी का चीन पर असर और अमेरिकी चुनाव का हमारे रिश्ते पर प्रभाव, इसी पर होगी आज आवाज अड्डा में बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर। बिहार विधानसभा चुनाव में कल पहले चरण की वोटिंग होगी और पहले चरण में 71 सीटों के लिए मतदान होगा। इसमें 1000 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। बिहार में पहले चरण के दंगल का पूरा समीकरण समझाने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज बाजपेयी जुड़ गए हैं। तो नीरज, सबसे पहले बताएं कि पहले चरण में किन इलाकों में वोटिंग होगी, किन बड़े बड़े चेहरों की किस्मत का फैसला होगा? देखिए, पहले चरण में करीब 16 जिले शामिल होंगे और इसमें से 71 सीटों पे पहले चरण का मतदान होगा। और ये मतदान इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो तीनों बड़े दल हैं, खासतौर पे आरजेडी और जेडीयू, उनके बड़े दिग्गजों के दांव लगे हुए हैं। करीब 6 तो मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं इन इलाकों से और उनकी प्रतिष्ठा दांव पे है। और कई सारे ऐसे विधायक हैं जो 6-6, 7-7 बार से चुनाव जीत चुके हैं, वो भी चुनाव लड़ते हुए इसमें आपको नजर आएंगे। तो जैसे भागलपुर, बांका, मुंगेर, ये जो बेल्ट इस साइड से यानी यूपी को टच करती हुई जो बेल्ट जाती है, गया वगैरह, यहाँ से पूरा इलाका अगर आप लीजिए तो वहाँ के जो 16 जिले हैं उसमें से चुनाव हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी का भी काफी प्रभाव माना जाता है और इस बार वो एनडीए में केंद्र में जरूर शामिल है लेकिन राज्य में अलग चुनाव लड़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला है कि एलजेपी क्या कुछ इंपैक्ट डाल पाएगा कि नहीं पाल पाएगा और राष्ट्रीय जनता दल जिसका बड़ा प्रभाव यहाँ हुआ करता था वो किस हद तक इस चुनाव में अपनी सीटों को बरकरार कर पाएगा। जैसे कुछ नाम आपके सामने है, कृष्णानंद वर्मा, जय कुमार सिंह, ये सब मिनिस्टर्स हैं वहाँ के और इनकी इज्जत दांव पे लगी हुई है क्योंकि जेडीयू से ऐसा मोटे तौर पे एक परसेप्शन है कि लोग बहुत खुश नहीं है, नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा लोग खुश नहीं, लेकिन बीजेपी से खुश हैं। तो क्या ये जो युग्म बना है बीजेपी और जेडीयू का, ये इनको फायदा पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? तो ये इस लिहाज से ये पहले चरण की जो मतदान है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई नए चेहरे भी उतारे गए हैं, बीजेपी ने कई सारे नए प्रयोग किए हैं, तो वो भी नजर आएगा कि इन उम्मीदवारों क्या होता है। और करीब करीब 122 महिलाएं भी चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि संख्या के हिसाब से काफ़ी कम नंबर है ये, जहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोग चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे महिलाओं को कम टिकट मिले होंगे या महिलाएं कम चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है ये पहले चरण का जो पूरा मतदान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसमें हुज हू है, बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे पुराने नेता, एक्स जो चेयरमैन है जीतन राम मांझी भी चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके और आजकल वो एनडीए में शामिल हैं। तो इस लिहाज से आप पहले चरण को देखिएगा और उम्मीद की जाती है कि इस चरण के मतदान खत्म होने के बाद थोड़ा मोटा और अंदाजा लगेगा कि मतदान प्रतिशत किस हद तक होता है, क्योंकि इस बार लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे जो माइग्रेट होकर यहाँ से लोग गए थे वो अभी भी वहाँ पे हैं और वोट डालने के बाद ही वापस आएंगे। तो देखना है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। बिल्कुल, तो पहले चरण का मुकाबला काफी तगड़ा होने की संभावना है। शुक्रिया समझाने के लिए पूरे मामले को नीरज। हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के पास बल्लभगढ़ में निकिता मर्डर केस में हरियाणा पुलिस ने हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के मुताबिक निकिता हत्याकांड के आरोपियों का नाम रेहान और तौफीक है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल गाड़ी की भी पहचान करने का दावा किया है। बल्लभगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कार सवार दो लोगों ने परीक्षा देकर कॉलेज से निकली निकिता नाम की एक छात्रा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक आदमी पहले तो निकिता को जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश करता दिखा और जब उसने मना किया तो उसने उसे गोली मार दी। निकिता को गोली मारने के बाद आरोपी और उसका साथी कार में बैठकर फरार हो गए। बाद में घायल हालत में निकिता को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। अब हरियाणा पुलिस ने हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस इशू में जो भी कल्प्रिट्स थे उन दोनों को पकड़ लिया गया है और इसमें स्विफ्ट एक्शन लिया गया है। इसमें हम कल से ही कार्रवाई में लगे हुए हैं। इनफैक्ट ये घटना 3:30 बजे की शाम की है और शाम तक हमने जो मेन कल्प्रिट था उसको पकड़ भी लिया था। तो लोगों में जो रोष है उसमें उनको समझाया जाएगा कि जस्टिस स्विफ्ट है और जस्टिस स्विफ्ट रहेगा। एक्शन ले लिया जा चुका है तो इसमें इनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
इधर निकिता के घर वालों का आरोप है कि आरोपी ने निकिता पर शादी के लिए दबाव डाला और शादी के लिए धर्म बदलने को कहा। लड़की ने शादी से इनकार किया तो उसे गोली मार दी। कल लड़की के पेपर थे, पेपर देने गई हुई थी अपने कॉलेज में, और वो निकलते समय बाहर ही वो तैयार थे, प्री प्लानिंग कर रखा था। जैसे ही बाहर निकली, उन्होंने जो है पहले उससे शादी करने के लिए बोला कि चल मेरे साथ, उसने मना कर दिया, खींचातानी हुई। उसके बाद वो नहीं खींची तो उन्होंने गोली मार के भाग गई। सर लड़का ही कह रहा था, कॉपी की कहता था, लगातार दबाव बना रहा था, मुस्लिम बन शादी कर, मुस्लिम बन शादी कर, लेकिन लड़की एग्री नहीं। तो ये वो तमाम आरोप जो कि निकिता के घर वाले लगा रहे हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, ब्रेक में जाएं उससे पहले आपकी काम की बात। CNBC TV 18 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए हैं एक स्पेशल कैंपेन, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। निवेशकों को जागरूकता बढ़ावा देने की एक खास पहल है ये। और आज हम बात करते हैं पासवर्ड्स की। जब कोई अजनबी हमारे घर या कार की चाबी मांगता है तो हम बिना कुछ सोचे उसे तुरंत मना कर देते हैं। ठीक उसी तरह वित्तीय लेन देन से संबंधित अपने पासवर्ड गोपनीय रखें और इसे किसी के साथ साझा ना करें। एक जागरूक निवेशक वो है जो जानता है कि पासवर्ड शेयर करना पैसे साझा करने के जैसा है।